हिस्ट्री जो है ना, इतिहास जो है, वो किताबों में है। वो फिल्मों में, टीवी सीरियल में नहीं है। और अगर आप किसी भी तरह से फिल्मों और टीवी सीरियल पर डिपेंडेंट है हिस्ट्री सीखने के लिए, तो माफ़ कीजिएगा, बट आप कभी हिस्ट्री सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा से किताबों में ही है। और फिल्मों और सीरियलों में ये देखा गया है कि हिस्ट्री को वो ना सिर्फ तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, वो हिस्ट्री को आज का जजमेंट देते हैं। राइट, कि यार वो राजा ने ऐसा किया था। आज हम जिस चीज़ को बुरा मान रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस चीज़ को तब बुरा माना जाता था। तो हम आज के मापदंडों में इतिहास को जज नहीं कर सकते हैं। हमें इतिहास के मापदंडों में ही इतिहास को जज करना होगा। और मूवीज़ जो बनाते हैं वो स्टोरी टेलर हैं, कहानी बताने वाले हैं। वो हिस्ट्री टेलर नहीं है। तो वो एक कहानी बताते हैं जिसमें किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी को विलेन बनाया जाता है। जबकि इतिहास में अत्यंत ही बकवास सी बात है कि किसी को भी हीरो और किसी को भी विलेन बनाया जाए। पर एक ऐसी मूवी की हम बात करेंगे कि अगर हीरो और विलेन बनाने में आपको, चलो ठीक है, एक को आपको हीरो बनाना ही है और दूसरे को आपको विलेन बनाना ही है, तो आपने जिस आदमी को, जिस साइड को हीरो के तौर पर चुना है, वो एक्चुअली विलेन है। और जिस साइड को एक्चुअल में विलेन के तौर पर चुना है, वो हीरो है। एक ऐसी ही मूवी की हम बात करेंगे जो इतिहास को ऐसे ही पेश करती है, जहाँ हीरो होना चाहिए वहाँ विलन है, जहाँ विलन होना चाहिए वो एक्चुअली हीरो है। हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो है 300। अब आपको समझना होगा कि क्या मेरे विचार में हिस्ट्री पे जो मूवी बनती हैं, जो हिस्ट्री को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, क्या वो खराब मूवी है? नहीं, एक्चुअल में वो खराब मूवी नहीं है ना? और क्या इसका मतलब ये है कि वो हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। यानी कि वो अच्छी मूवी है, एज अ कहानी अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और उसको देख के मज़ा आ रहा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिस्ट्री का सही डिपिक्शन है। ठीक उसी तरह जैसे कि 300 जो है काफ़ी अच्छी मूवी नज़र आती है ना? हम एंटरटेन होते हैं, सब मज़ा आता है, बट वो क्या हिस्ट्री का डिपिक्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं आपको कहानी बता दूँ फटाक से। जिस दिन 300 लगी थी ना 2006 में, मैं कॉलेज में था। तो कॉलेज में मेरा मिड सेम चल रहा था और मैं मिड सेम का पेपर छोड़ के मैं गया था। इस वजह से नहीं कि मैं बहुत हरामी आदमी था, इस वजह से कि 2 मिड सेम होते थे, उनमें से एक का नंबर जाता था। तो मैंने सोचा कि इस नंबर पर अगर ये वाले मिड सेम में मैं बैठूंगा तो 0 नंबर आने वाले हैं, तो मैं अगले मिड सेम में बैठूंगा, अच्छे नंबर आएंगे वो। और मेरा दोस्त था सैगल, वो कुछ ज़्यादा ही ईमानदार था मेरे प्रति। मैंने उससे बात नहीं किया 10 साल से वैसे, बट वो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक स्टिल ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। सो उसने क्या है कि मेरी प्रॉक्सी लगा दी। नॉर्मल क्लास में प्रॉक्सी लगाना इज़ अ गुड थिंग, बट एक्चुअली पेपर में प्रॉक्सी लगा दिया, और पेपर में प्रॉक्सी लगाने के बाद आपका पेपर ही नहीं मिल रहा है, तो बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था। खैर, उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज बात करते हैं 300 की। 300 में मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगा कि एक्चुअली में जो स्पार्टन्स को दिखाया गया है वो क्या है, और एक्चुअल में स्पार्टन्स जो थे ना वो कैसे थे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो वॉर है, मैराथन की जो वॉर, थर्मोपोलिस की जो वॉर है, उसके क्या मायने थे इतिहास में, और ये एक्चुअली हुई क्यों थी, और इसका क्या महत्व है, इस बारे में बात करेंगे। और फिर हम एंड में बात करेंगे कि मूवी आपको क्या बकचोदी दिखाती है। ठीक है, देखिए, स्पार्टन साइड को, पहली बात तो एक ग्रीक वॉर नहीं थी, स्पार्टा अलग अलग स्टेट की वॉर थी। एक समय उन्होंने मिलकर भी कोशिश की लड़ने की ग्रीक से, बट खैर,
स्पार्टन साइड को ऐसे बताया गया है कि वो एक्चुअली हीरो हैं और बहुत बहादुर हैं। सवाल ये है कि क्या वो बहुत बहादुर हैं? बिल्कुल हैं, बट वो क्या हीरो हैं? टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। स्पार्टन सोसाइटी में बहुत सी अच्छी बातें हैं, बट बुरी बातें जो हैं वो अच्छी बातों से कहीं जाता है। अच्छी बातें मैं आपको बता देता हूँ। स्पार्टन सोसाइटी में विमेंस को जो है, औरतों को जो है काफ़ी अच्छा स्थान मिला हुआ है, राइट। जैसे कि स्पार्टा में अब मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। विमेंस को भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती थी। विमेंस को फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, कल्चर पढ़ाया जाता था, हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। काफ़ी इंटेलिजेंट वुमेन होती थी और उनको वॉर में भी ट्रेन किया जाता था। यानी कि उनका मानना था कि एंड में अगर सब कुछ सारे मर्द मर भी गए तो औरतें जो हैं वो स्पार्टा को संभाल लेंगी, तो उनको भी अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती थी। इसीलिए ऐसा कहा जाता था कि ये सारी जो ट्रेनिंग है इसकी वजह से स्पार्टन औरतें जो हैं बहुत खूबसूरत होती थी, है ना। जैसे कि हेलन जो है वो जो उसको उस समय ग्रीस में सबसे खूबसूरत औरत जिसे कहा गया, वो भी कहते हैं कि स्पार्टन ही थी। और इसके साथ जैसे कि औरतों को हिस्ट्री सिखाई जा रही है, कल्चर सिखाया जा रहा है और आपका फिलॉसफी सिखाई जा रही है, मर्दों को भी वैसे ही सब कुछ सिखाया जाता था। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो काफ़ी एजुकेटेड सोसाइटी थी। बट यहाँ पे सारी अच्छी बातें खत्म होती है, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता था ना स्पार्टा में, बच्चे को सबसे पहले एक गवर्नमेंट के इन्विजिलेटर जो होते हैं ना काइंड ऑफ, वो आते थे और चेक करते थे कि बच्चा ठीक है कि नहीं। अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कोई कमी होती थी ना, तो उस बच्चे को एक पवित्र स्थान में इस जगह में ले जाके छोड़ दिया जाता था। तो 99% चांस है कि वहाँ पे वो बच्चा या तो मर जाएगा या तो जंगली बन जाएगा। जंगली बनने के चांसेस 0.01 के आसपास है। 99.9% चांसेस हैं कि वो मर ही जाए। तो ऐसे थोड़ा से भी अगर कमी रही बच्चे में तो उसको जानवरों के हवाले कर दिया जाता था एक प्रकार से। अब बच्चा जो है, आपको अलाउ था कि आप 7 साल की उम्र तक आप बच्चे को अपने पास रख सकते हो और आपको परिवार के बारे में जो कुछ भी बताना है आप बता सकते हो। और बात यहीं ख़त्म, मतलब परिवार का बच्चे से रिश्ता लगभग यहीं ख़त्म हो जाता है। 7 साल में गवर्नमेंट उसको लेके जाती थी और बहुत टफ ट्रेनिंग देती थी। मैं आपको टफ ट्रेनिंग के 2-3 एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है कि बच्चों को ना कई दिनों के लिए भूखा छोड़ दिया जाता था, ताकि अगर युद्ध में ऐसी स्थिति आए जहाँ खाना अवेलेबल ना हो तो वो कैसे सर्वाइव कर सके। और पेन को सहन करने की भी एक ट्रेनिंग होती थी, जहाँ पे बच्चों को ना कोड़े या फिर कोड़ा कहें या फिर बेंच से लगातार पीटा जाता था। और जो बच्चा, मोस्टली ऐसा होता था कि एक के बाद एक बच्चे जो हैं बेहोश होने लगते थे, और जो बच्चा एंड तक बचा रहता था ना उसको इनाम दिया जाता था। और फिर एंड में एक खतरनाक ट्रेनिंग होती थी जिसको कहते थे हीलियट, मतलब जो उसमें कहते थे हीलियट हंटिंग। वहाँ पे उन जो हीलियट बोले तो स्लेव को हंट किया जाता था, राइट। एंड में ट्रेनिंग यही होती थी कि आप बच्चे को, स्लेव को हंट करना है। बच्चा नहीं, वैसे ट्रेनिंग में आपको एक बात बताना मुझे 7 साल से लेके 19 साल की उम्र तक की ट्रेनिंग होती थी। इस बीच में एंड में ये होता था कि आपको एक स्लेव को हंट करना है, लिटरली आपको ह्यूमन बीइंग को हंट करना है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आपको हंट करना है बट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कब हंट किया। आप बाकी हंट करने के बाद उसका प्रूफ लेके आए तो आपको उस परीक्षा में सफल माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को ट्रेन की जाती थी। इस वजह से उनके वॉरियर जो हैं बहुत शानदार होते थे, बहुत ही ब्रूटल होते थे। और इसके अलावा उनको, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि फिलॉसफी भी सिखाई जाती थी, हिस्ट्री भी सिखाई जाती थी, मैथमेटिक्स भी सिखाई जाती थी। तो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते थे, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होगे कि यार औरतें भी जो है ना वो एक्सरसाइज कर रही हैं और हिस्ट्री पढ़ रही हैं, फिलॉसफी पढ़ रही हैं और फिर बाद में बच्चा संभाल रही हैं 7 साल तक, और फिर दूसरे बच्चे की तैयारी कर रही हैं। मर्द जो है साला 7 साल की उम्र से गया तो 19 साल की उम्र में वापस आ रहा है और उसके बाद वो वॉर में, सेना में है। तो जब ये पूरे मतलब वॉर खेल रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, और बच्चे ट्रेनिंग में हैं, तो साला काम कौन कर रहा है? घर कौन बना रहा है? खाना कौन बना रहा है? खेती बाड़ी कौन कर रहा है? तो इसका जवाब मैं आपको समझाता हूँ। स्पार्टन सोसाइटी जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा था स्पार्टन सिटीजन, जो लगभग 10 से 15 हज़ार का हिस्सा था। बहुत छोटी आबादी थी जिनको स्पार्टन सिटीजन, मेल स्पार्टन सिटीजन, इतनी ही संख्या में 10-15 हज़ार की संख्या में
फीमेल भी स्पार्टन होती थी। तो ये जो है ये मेन सिटीजन है, ये सबसे ऊपर होते थे। इनसे नीचे नॉन स्पार्टन सिटीजन होते थे, यानी कि आसपास के एथेंस से, मैसेडोनिया से, वहाँ से आए हुए लोग होते थे जो मिडिल क्लास थी वहाँ की स्पार्टा की, जो काम करते थे जैसे हथियार बनाना या फिर लोहार का और कोई काम करना, खाना वाना बनाना, आपका बिल्डिंग का वो मतलब जो भी दुकानें खोलना, इस टाइप के काम जो है मिडिल क्लास जो था उस स्पार्टा का, जो नॉन स्पार्टन सिटीजन थे वो करते थे। और तीसरा सबसे इनके नीचे होता था जिनको हेलियॉट कहते थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और वो थे स्लेव। तो मैंने कहा था ना आपसे कि सारा काम कौन करता था, सारा काम ये स्लेव करते थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में मतलब पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो सिर्फ वॉर की तैयारी करती थी और पूरा का पूरा जो काम है वो स्लेव करते थे। अब इतना नीचे था स्लेव पूरी हायरार्की में कि आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनल टेस्ट जो होता था बच्चों का, जो वॉरियर्स का, वो स्लेव हंट करना होता था, ठीक है ना। और तो और नियम थे कि आपको स्लेव को हंट करना ही पड़ेगा, मतलब सॉरी स्लेव को मारना ही है आपको। ऐसे ड्यूटी बना रखी थी कि आपको स्लेव को दिन में 1 बार मारना है या 3 बार मारना है महीने में, इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये सोसाइटी थी स्पार्टन सोसाइटी। वहीं दूसरी तरफ पर्शियन सोसाइटी थी। पर्शियन सोसाइटी उस समय का नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है आज तक का। उसको टक्कर अगर कोई देता है तो उसको या तो मंगोल्स का साम्राज्य टक्कर देता है या फिर अलेक्जेंडर का साम्राज्य टक्कर देता है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर वो वॉर जीतते भी थे ना पर्शियन किसी के खिलाफ, तो उसको स्लेव नहीं बनाते थे। वहीं अगर स्पार्टन किसी के खिलाफ वॉर जीतते थे तो उसको वो स्लेव बनाते थे। यानी कि एक्चुअली जो फ्री लोग थे वो पर्शियंस के पास थे, ना कि आपके स्पार्टन्स के पास थे, राइट। तो खैर इस बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अब थोड़ा बैटल ऑफ थर्मोपोलिस के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर ये बैटल हुई क्यों। तो ज़र्क्सीस जो है अपने पिता डेरियस का बदला लेना चाहता था। डेरियस को हार का सामना करना पड़ा था मैराथन की वॉर में। और ज़र्क्सीस जो है 10 साल बाप के मरने के 10 साल बाद आता है और 10 साल में कुछ घंटा तैयारी नहीं करता है और वॉर के लिए आ जाता है। तो जो भी वॉर होती है उसमें काफ़ी दिनों तक स्पार्टन वॉरियर जो हैं उसको रोके रखते हैं और उसी पे फिल्म है। अब हम बात करते हैं कि फिल्म में बकवास क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की कि स्पार्टन सोसाइटी जो बता रहे थे वो वैसी सोसाइटी नहीं थी। फिर हमने बात की थोड़ी बहुत पर्शियन सोसाइटी की और थर्मोपोलिस के बारे में, थर्मोपाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। यह फिल्म आपको क्या बताती है, क्या छुपाती है और क्या झूठ बोलती है। सबसे पहली बात तो अब यही समझ लीजिए कि ये मूवी जो है हिस्ट्री पे बेस्ड नहीं है, ये मिलर के ग्राफिक नॉवल पे बेस्ड है ना। तो इसकी वजह से इसकी काफ़ी गलतियाँ माफ़ भी कर सकता है। जैसे कि ना एक डायलॉग आता है इस मूवी में जहाँ कहता है कि स्पार्टन्स जो है ना फाइट कर रहे हैं फ्रीडम के लिए, घंटा फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं। साला स्पार्टा में तो 90% से 60 से 90% लोग जो हैं वो एक्चुअली स्लेव हैं। और पर्शियन साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्चुअली अगर फ्री लोग कहीं पे हैं तो वो पर्शिया में है, ना कि स्पार्टा में। तो फ्रीडम के लिए अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो वो पर्शियन कर रहा है, ना कि स्पार्टन। दूसरी बात है कि फ्रीडम आप कैसे कहेंगे, आपके हर सिटीजन कंपेल्ड है कि वो वॉरियर होना ही होना है, उसको युद्ध में जाना ही जाना है। सेना तो पर्शियन एम्पायर के पास भी है, पर पर्शियन एम्पायर के पास जो सेना है वो वॉलंटियर सेना है, यानी कि उसको पैसा दिया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्पार्टा में कोई चॉइस नहीं है आपके पास वॉर में जाने के अलावा, पर्शिया में है। फ्री लोग कहाँ पे हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है कि स्पार्टा में ना मैन पावर कम है, पर्शिया के मुकाबले मैन पावर कम है, बट एक्चुअल में मैन पावर कम नहीं है। अगर आप अपनी आबादी का 90% लोगों को स्लेव ही रखोगे, अगर उनको आज़ाद कर दोगे तो मैन पावर आपका भी अच्छा खासा हो जाएगा। उसमें से आपको जो वॉलंटियर सेना मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि स्पार्टन्स लोग जो है ना वो बहुत ही मतलब मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं, ये हैं वो हैं। वहीं जैसे कि मैंने पर्शियन एम्पायर के बारे में बताया कि एक्चुअली मॉडर्न थिंकिंग वाले वो हैं। ठीक है, इतिहास के बारे में हमें ये गलतफहमी होती है क्योंकि हम आजकल देखते हैं कि वेस्टर्न लोग ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग वाले हैं, वैसे तो वो भी टुच्चे हो रहे हैं, और ईस्टर्न लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं। बट हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री में मॉडर्न थिंकिंग,
मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंस, ये ईस्ट का हिस्सा है, राइट। साउथ मतलब कहने का मतलब मैं मिडिल ईस्ट से लेके चाइना और फिर साउथ ईस्ट कंट्री से यहाँ को लेके है, इंडिया जिनमें शामिल है, यहाँ पे बेहतर टेक्नोलॉजी थी, मॉडर्न थिंकिंग यहाँ थी। तो एक प्रकार से आपको कहा जाता है ना कि वो लोग ज़्यादा मॉडर्न थिंकिंग वाले। मॉडर्न थिंकिंग इसको कहेंगे कि आप सबको स्लेव बना लो, या मॉडर्न थिंकिंग आप इसको कहेंगे कि आप जिसको हरा भी रहे हो उसको स्लेव नहीं बना रहे। और तो और जो पर्सन जो साम्राज्य था उसमें जोरास्ट्रियन वाले जो थे, अपने पारसी बाबा लोग हैं ना, जोरास्ट्रियन धर्म को मानने वाले लोग थे, पर वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी का भी नहीं कराते थे। यहाँ तक कि उन्होंने कई लोगों को आज़ाद किया। पर्शियन एम्पायर में स्लेव रखना इलीगल था। और ये बकवास आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि एक्चुअली ना ग्रीस में ना डेमोक्रेसी थी, घंटा डेमोक्रेसी थी। 5% लोगों के पास भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो अगर डेमोक्रेसी में सभी को वोटिंग का अधिकार नहीं है ना, तो वो डेमोक्रेसी नहीं है मेरे नज़र में। यहाँ पे बताया जाता है कि स्पार्टन्स जो है ना, दे आर पीपल ऑफ प्रिंसिपल। अरे भाई खतरनाक प्रिंसिपल थे, उसके लिए जान देने को तैयार थे, घंटा प्रिंसिपल थे। ये जो थर्मोपाइल की वॉर होती है, इसके बाद ना स्पार्टन्स, अथेनियन सब मिलके वॉर करने लगते हैं पर्शियन से। ओके, अच्छी बात है। बट 2-3 साल बाद स्पार्टन एक रात को उठते हैं, बोलते हैं कि भैया ऐसा है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम चले अपने घर, तुमको वॉर करना है पर्शियन से तो करो, नहीं तो मत करो। ठीक है। अब बेचारे एथेंस वाले जो थे, एथेनियन लोग जो थे, वो बाकी सारे जो मैसेडोनियंस हैं और भी 2 दूसरे किंगडम हैं वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीस के, उन सबको मिला के पर्शियंस के खिलाफ वॉर करते हैं। ठीक है ना। और वॉर में वो काफ़ी अच्छा करते हैं। अब ये बात जो है 2-3 साल बाद उसको बुरी लगने लगती है, स्पार्टन्स को बुरी लगने लगती है। तो पता है क्या करते हैं स्पार्टन्स इस फिल्म में जो बताया गया है ना कि ये जानवर लोग हैं, पर्शियंस एंड ऑल दैट, उन्हीं लोगों के साथ मिलके एथेनियन पे हमला कर देते हैं। यानी कि इस वॉर में जो दिखाया गया ना, पर्शियन वर्सेस स्पार्टा, पर्शियन प्लस स्पार्टा होके एथेनियन के ऊपर बैठ जाते हैं लोग। ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि मूवी में क्या बकवास बताया गया। एक और इंटरेस्टिंग बात है जो आपको समझनी है। देखो, पर्शियन रूल ऑफ लॉ जो था वो कितना बेहतर था ग्रीस रूल ऑफ लॉ से। आप समझिए कि पर्शिया जो है काफ़ी लंबे समय तक, मैसेडोनिया जो साउदर्न हिस्सा था ग्रीस का, उस पर काफ़ी लंबे समय तक राज रहा उनका, पर्शियन लोगों का। उस वजह से वहाँ पे कानून व्यवस्था बेहतर थी, उस वजह से वहाँ पे पॉलिसीज़ बेहतर इम्प्लीमेंट थी, रोड बेहतर इम्प्लीमेंट थी। या फिर सिंपल कहा जाए, जो मैसेडोनिया था ना, वो पूरे जो रेस्ट ऑफ द ग्रीक्स था, जो बाकी ग्रीक हैं, उनसे बेहतर था। और वहाँ के लोग जो है मतलब सारी चीज़ों की बेहतर समझ रखते थे। और वहाँ का आदमी, और ये सब बातें जो है ना उल्टी पड़ जाने वाली थी पर्शियंस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई की मैसेडोनिया की। मैसेडोनियन लोग जो थे अपने आप को बाकी के ग्रीक से बेहतर समझने लगे। और वहाँ से एक आदमी निकला, फिलिप, जिसका बेटा सारी दुनिया जिसको अलेक्जेंडर के नाम से जानती है, वही मैसेडोनियन था जो बाद में जाके पूरे के पूरे आपके पर्शियन एम्पायर को हराता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ये भी इतिहास के हिस्से से आती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि फिल्में जो है ना दोस्त, फिल्में हैं, कहानियाँ हैं, वो इतिहास नहीं है, वो सच नहीं है। सच हमेशा किताबों में है और आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। आप बताइएगा कि कोई और फिल्म जो आपने देखी हो जो इसी टाइप की बकवास करती हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था समय, और ध्यान रखिए, जो लोग इतिहास भुला देते हैं ना, इतिहास भी उनको भुला देता है। ठीक है।